हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। साथियों, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवर्धी में। साथियों, आज हमारी पॉलिटी की क्लास 15 है और इस क्लास में हम लोग आज करने वाले हैं मॉक टेस्ट। पिछली क्लासों में हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चैप्टर खत्म किया है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वही कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि क्लास शुरू करने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर क्लास आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, है ना। तो साथियों, आज हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित। तो चलो शुरू कर लेते हैं क्लास अपनी। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आपको बताना है कि निम्न में से भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है। इस क्लास को लाने का मेन उद्देश्य ये है कि आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज का पता चल सके कि आखिर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता किस प्रकार से है। देखो, हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं और कौन नहीं लेते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन की लैंग्वेज आप देखिए कि निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं होते। कहने का मतलब इसका वही है कि कौन है इसमें से ऑप्शन आपका जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल, हम लोगों ने पढ़ा था 66 का खंड 1, कौन सा अनुच्छेद था अपना, अनुच्छेद 66 का 1, है ना। अनुच्छेद 66 के 1 में हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसमें लिखा हुआ था कि संसद के दोनों सदनों के संसद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ये बात हम लोगों ने पढ़ी थी। और दोनों मतलब सभी सदस्य का क्या मतलब हुआ, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। तो देखो आपके ऑप्शन में क्या क्या लिखा है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये तो आपका सही है। इसमें बताना है कि कौन भाग नहीं लेते हैं, यानी कि इसमें ऑप्शन गलत कौन सा है, तो ये तो आपका सही हो जाएगा, ये भाग लेते हैं। इसके बाद राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। इसके बाद राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी आपका ऑप्शन सही है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसके बाद है अपना राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, यही आपका हो जाएगा ऑप्शन सही। यानी कि जो राज्य विधान परिषद के सदस्य होते हैं, विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। और ये आपके लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगर यहीं पर मनोनीत सदस्य हो जाता तो आपका ऑप्शन गलत हो जाता, क्योंकि राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। जब राष्ट्रपति अपने पद पर आ जाएंगे तभी तो मनोनीत करेंगे, तो वो तो राष्ट्रपति बनने के बाद मनोनीत होते हैं, तो उनके चुनाव में कैसे भाग ले सकते हैं, सोचने वाली बात है ना। तो निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं लेते हैं। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देख लो ये क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है। तो देखो, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सबसे पहले तो आप महाभियोग देखो, महाभियोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो आप बता देंगे कि महाभियोग जो है अनुच्छेद 61, है ना, अनुच्छेद 61 में है भाई महाभियोग। और क्या है, और महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो आप बता देंगे प्रक्रिया जो है यूएसए के संविधान से ली गई है। क्लियर? 2 पॉइंट क्लियर हुए। इसके बाद अगला क्या है कि जो आपके राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है तो ये संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। क्लियर? और इसके बाद आपका क्या बनता है,
कि राष्ट्रपति को, एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाएगा तो कितने दिन पूर्व उन्हें सूचित करना पड़ता है, यानी कि कितने दिन पहले उन्हें नोटिस दिया जाता है कि आपके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है। तो आप बता देंगे कितने दिन? 14 दिन। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना होता है कि महाभियोग आपके खिलाफ लाया जा रहा है। क्लियर? तो ये डाउट क्वेश्चंस आपके क्लियर हुए। अब देखो आपके क्वेश्चन का आंसर। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, कार्यपालिका प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया है या फिर न्यायिक प्रक्रिया? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या? जो महाभियोग की प्रक्रिया है आपकी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्लियर? तो ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए। अब अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किन 2 केंद्र शासित प्रदेश को भाग लेने का अधिकार दिया? कि 70वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें राष्ट्रपति के चुनाव में किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को वोट देने का अधिकार दिया गया? तो देख लो, आपका दिल्ली और दमनदीप हो जाएगा या फिर दिल्ली और लक्षद्वीप, दिल्ली और पुदुचेरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका जो 70वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 70वां संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन जो हुआ था आपका 1992 में हुआ था, और जिसके आधार पर 70वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जिसमें आपके दिल्ली और पुदुचेरी 2 केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रपति के चुनाव में सम्मिलित होने का अधिकार दिया गया था। यानी कि ये 2 प्रदेश हैं, इन दोनों प्रदेशों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल कर लिया गया था। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपको, कई बार क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेगा कि 70वां संविधान संशोधन कब हुआ, कौन से सन में हुआ? तो आप लोग ये चीज भी याद रखेंगे कि 1992 में। क्लियर? अगला है आपका, भारत राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? यदि आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं तो आपके पास क्या आवश्यक शर्तें नहीं है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा अनुच्छेद हम लोगों ने पढ़ा था 58, अनुच्छेद पढ़ा था 58, जिसमें हम लोगों ने पढ़ी थी राष्ट्रपति की योग्यताएं। अनुच्छेद 58 में ही तो पढ़ा था राष्ट्रपति की योग्यताएं, और उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी बात 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लेनी चाहिए, संसद का सदस्य बनने के योग होना चाहिए, है ना? तो देख लो इसमें क्या क्या दिया है आपका, सांसद चुने जाने की योग्यता हो, बिल्कुल सही बात है, ये तो आपका सही है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये बात भी सही है, 35 वर्ष कंप्लीट होने चाहिए उसके। पढ़ा लिखा हो, ये तो कहीं नहीं पढ़ा था। जब राष्ट्रपति की योग्यताएं हम लोगों ने पढ़ी थी, और संविधान में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति जो है पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो आपके क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा ये कि पढ़े लिखे की कोई चर्चा नहीं है कि कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगला, भारत का नागरिक हो, बिल्कुल क्लियर बात है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है। क्लियर? तो ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसको ध्यान से पढ़िए और बहुत ही अच्छे से इसका आंसर करेंगे आप लोग। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है आपके क्वेश्चन का सही होगा। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य, कोई संसद हो या फिर विधानसभा का सदस्य हो, राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, लेकिन कोई संसद या विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, लेकिन कब? जब इनमें से कोई एक शर्त कंप्लीट करता हो। तो देखो क्या है, चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा, ऐसा तो नहीं है, है ना? ये बात तो सही नहीं बैठ रही आपकी। दूसरा है अपना,
अपने निर्वाचन के 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। क्या? निर्वाचन के 6 माह के अंदर, ये भी नहीं होगा आपका। इसके बाद क्या है? निर्वाचित होने के तुरंत बाद अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन सी सोचा है, ऑप्शन सी लगाया है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जब कोई विधानसभा का सदस्य हो या फिर आपका सांसद हो, तो जैसे ही वो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होंगे, उन्हें अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा। क्लियर? इसके बाद क्या था? एक सांसद चुनाव लड़ सकता है, परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। ये नहीं, यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? अब इधर देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? क्या? पुनः निर्वाचन। कौन सा अनुच्छेद है जिसमें पुनः निर्वाचन की योग्यताओं के बारे में दिया गया है? तो देखो ऑप्शन आपके सामने 4 है, इनमें से आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद है। तो अगर हम लोग अनुच्छेद 52 की बात कर ले, तो इसमें क्या दिया गया है? अनुच्छेद 52 में हम लोगों ने पढ़ा था कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है। क्या? भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा आपके अनुच्छेद 52 में वर्णित है। क्या? पद कह सकते हैं, राष्ट्रपति का पद है ना, राष्ट्रपति का पद है आपके अनुच्छेद 52 में। क्लियर? आगे है आपका अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में क्या है? अनुच्छेद 54 में है आपका निर्वाचक मंडल। क्या? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति जी का निर्वाचक मंडल है अनुच्छेद 54 में। आपका रिवीजन भी हो जा रहा है और आपको ये भी पता चलता जा रहा होगा कि आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या रहती है, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में क्या है? यही है आपके क्वेश्चन का सही आंसर। इसमें क्या है? पुनः निर्वाचन। क्या है? पुनः निर्वाचन है आपके राष्ट्रपति जी का, अनुच्छेद 57 में। क्लियर? अनुच्छेद 55 की बात करें तो अनुच्छेद 55 में क्या है? निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति जी के निर्वाचन की जो रीति होती है कि किस रीति से इनका निर्वाचन होगा, वो है आपके अनुच्छेद 55 में। क्लियर? तो चारों ऑप्शन आपको क्लियर हुए, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुए दोनों के दोनों। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 देखो ध्यान से पढ़ेंगे क्या कह रहा है। यदि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को किसे सौंपा जाता है? राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद होगा तो उस विवाद को कौन सुलझाएगा, आपको बताना है। क्या भारत के महाधिवक्ता सुलझाते हैं, या फिर संसद को सौंपा जाएगा, या फिर सर्वोच्च न्यायालय को, या फिर इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिससे राष्ट्रपति के चुनाव में होने वाले विवाद को सौंपा जाए। तो हम सभी ने पढ़ा है कि यदि राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद होता है तो उसे किसे सौंपा जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद को। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 आपको कंफर्म हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? अभिभाषण संसद के लिए, कहने का मतलब ये है कि जो संसद में राष्ट्रपति जी भाषण देते हैं उसे कौन तैयार करता है? क्या स्वयं राष्ट्रपति जी तैयार करते हैं, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष तैयार करेंगे, या फिर राज्यसभा तैयार करेगा, या फिर केंद्रीय मंत्री? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या? केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ही राष्ट्रपति के अभिभाषण को तैयार करता है। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन आपको कंफर्म हुआ। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपका? यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और उपराष्ट्रपति भी पद पर ना हो, तब उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? हम लोगों ने पढ़ा था
कि यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र दे देते हैं तो उस टाइम पे उपराष्ट्रपति आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। अब जब उपराष्ट्रपति का भी पद खाली होगा तब कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, आपसे पूछा गया है। तो क्या राज्यसभा का उपसभापति होगा, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, या फिर भारत का महान्यायवादी होगा, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो देखो आपके क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। जब राष्ट्रपति का पद खाली हो उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर ना हो। ऐसा अभी तक एक बार हो चुका है, कब? जब आपके जाकिर हुसैन जी राष्ट्रपति थे। कौन? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन के टाइम पे ऐसा हुआ था, ये राष्ट्रपति थे, इनकी क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति पद पर इनकी मृत्यु हो जाती है। और उस टाइम पे उपराष्ट्रपति जो थे, उपराष्ट्रपति थे कौन? बीवी गिरी। बीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे। तो ये क्या करते हैं, ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। क्या? राष्ट्रपति चुनाव के लिए, राष्ट्रपति चुनाव के लिए ये अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो इनका पद भी खाली होता है ना, इनकी मृत्यु हो जाती है, ये पद खाली हो जाता है, ये इस्तीफा दे देते हैं, ये भी पद खाली हो जाता है। तब उस समय पर न्यायाधीश होते हैं जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, सीजेआई जो होते हैं, कौन होते हैं? एम हिदायतुल्लाह। कौन? एम हिदायतुल्लाह। ये होते हैं आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, है ना। तब उस टाइम पे ये आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति, ये वाला चीज आपको अच्छे से समझ में आया? तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया? तो साथियों उम्मीद है कि आपको ये पूरा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, क्लास आपको पसंद आई हो। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। इस सेशन को हम लोग इतना ही रखेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस थे राष्ट्रपति से संबंधित और कुछ उपराष्ट्रपति के इस चैप्टर में हम लोगों ने नहीं कर पाए। इस क्लास में हम लोग नेक्स्ट जब मॉक टेस्ट रखेंगे तो उसमें सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखेंगे। क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। जय हिंद साथियों।